पॉइंट, रिस्क रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। टॉपिक क्या चल रहा था बताओ? क्या थे पहले चार? क्या थे? ठीक है, ओवरऑल हेडिंग्स पता है ना, इसका वही चार्ट बना लेना तो फिर उससे समझ में आएगा। चलो, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ, है ना, रिस्क रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। हेडिंग का क्या मतलब है? रिस्क रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, वो रिस्क जिनको क्या चाहिए, जिनको चाहिए स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, है ना। एक सेकंड यार, चार्जर ला दो। वो आईपैड वाला भी है। तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर कि ऑडिट में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला तो हो गया कि भैया सिग्निफिकेंट रिस्क कहां पर है, जहां सिग्निफिकेंट रिस्क है वहां पर क्या होगा, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लगेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, ज्यादा ध्यान देना है, इस बात को तुम कितने भी प्रकार से लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, अंग्रेजी भाषा में, बट ध्यान रखना क्या यूज करना है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। समझ में आ रही है बात? क्यों? इसी तरीके से लिखा रहेगा सीधे। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो ये सब मार्क्स स्कोर करने के लिए लगता है। क्या करोगे, दुनिया ऐसे, ये तो बेटा अपने वैसे चलेगा। हाँ, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई कर लो तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क में क्या चाहिए, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ऐसे यहाँ बोलते हैं वो, तो अंदर ही हम लोग मैं कह रहा हूँ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन दूसरा कुछ होता है, मतलब ज्यादा ध्यान देना है ना। जबरदस्ती जबरदस्ती, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें इस तरीके से कि जिन रिस्क में स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन चाहिए वही सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। लॉजिकली सोचो कि सिग्निफिकेंट रिस्क का क्या मीनिंग निकला। हाँ, मतलब बड़ी रिस्क किसको बोलोगे? अरे कोई एग्जांपल लो ना, मतलब तुम जनरल जनरल बातें ही कर रहे हो। क्यों? परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। और एग्जांपल दो। इंडस्ट्री नॉर्म्स, हाँ, मतलब किस एरिया को लेकर के हुए हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब जो भी ऐसे एरिया है, ठीक है, जहां से क्या फर्क पड़ सकता है, जहां पे थोड़ा भी मिस स्टेटमेंट हुआ तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड हो सकते हैं। वो रिस्क कौन से हो गए, सिग्निफिकेंट रिस्क।
कि हो सकता है कि छोटे एरिया है फिर भी बड़ा इम्पैक्ट है, मैग्नीट्यूड बड़ा है। अरे समझ में, वो क्या हो गए, सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क। ठीक है, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट है, और कंसिडर वेरियस फैक्टर्स फॉर असेसिंग सिग्निफिकेंस। तो कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर करोगे? फ्रॉड रिस्क है तो सिग्निफिकेंट है, कोई चेंजेस हुए इकोनॉमिक रेगुलेटरी तो वो सिग्निफिकेंट है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है तो सिग्निफिकेंट रिस्क है क्योंकि लाइकलीहुड बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। मेजरमेंट वो तो डिपेंड करता है ना, वॉल्यूम कितना है, लाइकलीहुड की बात है यहाँ पर। रिलेटेड पार्टी है तो लाइकलीहुड की बात है ना, और फिर वॉल्यूम कितने ट्रांजैक्शन है उसके साथ उस पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर है रिलेट सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट, जितनी सब्जेक्टिविटी उतना बड़ा रिस्क है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जितनी सब्जेक्टिविटी है उतना रिस्क है। बताओ दिव्यांशु, कुछ और पढ़ रही थी वो। हाँ बताओ। वाली लाइट और जला, उसके बाजू वाली जला, ऊपर एंड में, सबसे एंड में उस तरफ। हाँ, थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, बैठना है। हाँ बताओ, कोई एग्जांपल बताओ जिसमें सब्जेक्टिविटी हो मेजरमेंट। बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन प्रोविजन लायबिलिटी वाले नहीं, नॉर्मली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए काफी सब्जेक्टिविटी है। क्या प्रोविजन से प्रॉफिट में फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि वो एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड होता है। सब्जेक्टिविटी जितनी ज्यादा है उतना बड़ा वो रिस्क है, क्योंकि जितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी है उतना ज्यादा उसको क्या किया जा सकता है। परफेक्ट, समझ में आ रही है बात? जितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी उतना ज्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसीलिए ऑडिटर को चेक करना जरूरी है। तो चेक कैसे कर लेगा ऑडिटर उसको जब उसमें है ही सब्जेक्टिविटी? तो पिछले साल 2000 का बैड डेट था, तो इस साल क्या कैसे कह सकते हैं? इसमें कोई ट्रेंड थोड़ी है। नहीं तो अपन गलत उसको जैसे ही कर सकते हैं ना, अगर 2500 बोनस होगी 2010 पहुंच जाएगा तो शक तो होगा। पॉइंट ये है, लेकिन तुम चेक कैसे करोगे? समझे? चलो 10,000 है, अब ऑडिटर ने चेक करके बोला कि हाँ 10,000 ठीक है, ये कैसे बोल दिया उसने? क्या चेक कर लिया उसने? हाँ, वो जो पैसे पे नहीं कर रहा वो लिख के देगा ना कि मैं नहीं पे करूँ। नहीं दिए तो क्या होता, सारे रेटर्स हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा ही हो जाएंगे प्रोसीजर। नहीं, पॉइंट है कि बैड डेट्स का प्रोविजन किस बेसिस पे बना रहे हो आप? सब्जेक्टिविटी में आप चेक कर सकते हो रीजनेबलनेस। समझ में आ रहा है? एक वर्ड सब कुछ एनकम्पास कर लेगा। समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल प्रोसीजर तो तुम बहुत सारे बता ही सकते हो, हम रीजनेबल चेक कर लेंगे। मतलब क्या है कि अगर 10,000 रिकॉर्ड किया है तो मैनेजमेंट से पूछो लॉजिक, और लॉजिक अगर आपको एक्सेप्टेबल लग रहा है तो फिर उसको मान सकते हो, उसको ले करके इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन जो करना है वो कर लो। बोलो, आ रहा है समझ में? जितनी सब्जेक्टिविटी उतना बड़ा रिस्क, और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन में रिस्क होगा। समझ गए कि नहीं? ट्रांजेक्शन अनयूजुअल है मतलब, हाँ मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जिससे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है? और फिर भी वॉल्यूम अच्छा है। लिटिगेशन फॉर एग्जांपल, लिटिगेशन वाले काम नहीं, वो तो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हो गए। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मतलब कि वही बिजनेस से अलग आप कुछ बड़ा परचेज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो ना, वहां क्या होगा? रिस्क है, मतलब ये वो सब एरियाज है जहां पर ऑडिटर को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ चुका है। अब तो इतना टाइम हो चुका है कि सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा
are the risks that require special audit consideration? समझ में आ रहा है क्या? यही इसके ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो कि समझ नहीं आते, क्योंकि जब आप इसको इतनी डेप्थ में पढ़ते हैं तब आपको एक्चुअली में टॉपिक्स का डिफरेंस समझ में आता है कि क्या है, नहीं तो सब सेम सेम लगता है। एक आध क्वेश्चन ऐसा जाता है तो इसी समझ नहीं आता, अरे मतलब तुम्हें डेप्थ नहीं पता है ना, तो ऊपर लेवल पर तो सब सेम ही है ना। हम रिस्क के अंदर जाकर के समझ रहे हैं, IR, CR, DR अलग पढ़ रहे हैं, उसके बाद अब सिग्निफिकेंट रिस्क पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर एक फ्रॉड रिस्क है। अभी आज की डेट में तुम्हें इन सारी चीजों के फर्क जो है वो पता है, समझ रहे हैं, और अदरवाइज तो इन जनरल तुम्हें रिस्क का ही अंदाजा नहीं हो, समझ रहे हैं, कि बिजनेस रिस्क की ऑडिट रिस्क, इन दोनों में ही क्या फर्क हो। पॉइंट समझ रहे हो? अभी अपने को, मैं एज्यूम कर रहा हूँ है ना, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं बता, बिजनेस रिस्क का मतलब कि बिजनेस डूबने का रिस्क, ये इसकी चिंता मैनेजमेंट को है, और ऑडिट रिस्क के नहीं कि गलत ओपिनियन दे देने का रिस्क, ये और रिस्क किसका है? ऑडिटर का। और ये रिस्क किससे बनता है? IR, CR, DR से। DR को कम करना पड़ता है, IR, CR को नापना पड़ता है कितने, समझ रहा है। IR, CR मैनेजमेंट के इनहेरेंट है कि भैया कितने में से स्टेटमेंट हो सकते हैं, उस हिसाब से मैं अपना चेकिंग का प्लान बनाता हूँ, NTE डिसाइड करता हूँ, समझ में आ रहा है। मतलब है नहीं उतना कठिन, बट पता ही नहीं है ना मैक्सिमम लोगों को। चलो, व्हाट इज ऑडिटर्स प्राइमरी कंसिडरेशन व्हेन डिटरमिनिंग सिग्निफिकेंट रिस्क? है आइडेंटिफिकेशन, क्या बोल रहे प्राइमरी? इसका आंसर, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इसको बोल रहे हो उसको। क्या? हाँ यार, मतलब इसके सारे लॉजिक फिट होते हैं, मुझे समझ नहीं आता, और कोई लॉजिक नहीं आता जब ये बताते हैं। कहता जो लेंदी हो आंसर है, ओ भाई, और निकल रहा है यार वो आंसर। चलो, डी हो सकता है यार, डी क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ऑडिट के इस क्वेश्चन जो प्रिपेयर हो उस हिसाब से बोल रहा हूं। एओडी ए पे किसी का आंसर शुरू से, हां किसी का आंसर नहीं है एओडी, नहीं एक ही जगह, एक दो जगह। चलो ठीक। नहीं यार, लेकिन मुझे जानना है तू ये ऐसा कैसे सोच पाता है, ये समझना है, ये एक्चुअली में यूनिक एबिलिटी है। नहीं, इसलिए क्योंकि दो अटेम्प्ट में ऑडिट को समझ नहीं आता था, तो मैं शॉर्टकट निकालता था एमसीक्यू सही नहीं, इसलिए मैं अच्छा, ओके, प्रैक्टिस है ये, मुझे लग रहा था स्किल है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस है यार। चलो बहुत बढ़िया है यार, ठीक है। In assessing significant risk, what factors involves recent economic, accounting or regulatory changes? Why is complexity of transaction considered in identifying significant risk? क्या?
कौन सा बता रहे हो तुम? थर्ड वाला ना? क्या? ऑटो की प्रेफरेंस नहीं चलती। Why is complexity considered in identifying? इसका रियल आंसर क्या होगा ऑप्शन से अलग हटके? ऑप्शन तो सी है, इसका आंसर सी दिया हुआ है। इसका जेनरिक तुम बताओ क्या है इसका? अरे वाई बोला ना, फिर वही वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा ना। अरे 10 रुपए का एक ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स है तो मैग्नीट्यूड थोड़ी है, लाइकलीहुड होगा ना। क्या? कॉम्प्लेक्स है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो गए ना, तो ये लाइकलीहुड है कि मैग्नीट्यूड है? अरे समझ में, तो वाई हम तो, भाई तुम तो पर्टिकुलरली सेल्स बोल रहे हो ना। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स है तो सिग्निफिकेंट क्यों है? ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को क्यों हम अपन कंसिडर करते हैं? क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स होता है तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिंपल सा आंसर है। क्लियर है? ये तो एक्चुअली में वर्ड प्ले टाइप से ही बना रखे है ना ये, इसलिए इसका आंसर सी है। चलो, विच फैक्टर इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग रिस्क रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद पार्टीज एसोसिएटेड विद द एंटिटी? ठीक है ना? चलो, फिफ्थ का, व्हाट डज डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेजरमेंट इंडिकेट? गलत। एक वर्ड पे जा रहे हो तुम लोग। क्या दिव्यांशी क्या बोल रही? बी। अब पढ़ो तो समझ में आएगा, बी के साथ पढ़ के देखो समझ में आ जाएगा। सब्जेक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना एग्जैक्ट नहीं पता कर पाओगे ना, और प्रिसिशन मतलब एग्जैक्ट होना। मेजरमेंट का प्रिसिशन वीक पड़ जाता है ना जब सब्जेक्टिविटी होती है। यू कैन नॉट बी 100% श्योर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रिसिशन का मतलब पता होगा ना उसको। नहीं, तुम लोग ने सिर्फ सब्जेक्टिव वर्ड पढ़ करके आंसर दे दिया है, लेकिन उसमें सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट बोल रहे हैं ना। चलो, आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफन लिंक टू नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन और जजमेंटल मैटर्स। वही बात हो गई, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन और है ना, और जजमेंटल मतलब सब्जेक्टिव। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन अनयूजुअल, और जजमेंटल मैटर्स कौन से हैं? जिसमें सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होती है, कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बहुत सारे छुपे होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जैसे किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ, सारे प्रोविजंस जिनमें भी सब्जेक्टिविटी होती है, वो सारे मैटर्स क्या होते हैं बेटा? जजमेंटल। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर हम सिग्निफिकेंट रिस्क फाइंड आउट कर रहे हैं, याद रखना सिग्निफिकेंट रिस्क पे भी अलग से क्वेश्चन आता है। अनयूजुअल है, सब्जेक्टिव है, तो क्या है? अनयूजुअल ट्रांजेक्शन रिस्क को बढ़ावा देता है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन रिस्क को बढ़ावा देते हैं। इनहेरेंट रिस्क एंड सिग्निफिकेंट रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब जिसमें लाइकलीहुड या मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, और ऑल्टर्स असेसमेंट assertions affected by significant risk are deemed to have
हायर इनहेरेंट रिस्क, इस लाइन का मतलब क्या है? ऐसा माना क्योंकि सिग्निफिकेंस ज्यादा जनरेशंस के ऐसा माना जाता है कि उनका उनका इनहेरिटेंस ज्यादा है, क्योंकि अपन ना उसको आईआर डीआर के लेवल पर लेकर के जा रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट रिस्क अपन आईआर मान के चल लेते हैं, ठीक है। ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क किसमें मान के ही चलते हो? फ्रॉड में और रिलेटेड पार्टी, मतलब फ्रॉड और रिलेटेड पार्टी वाले जो रिस्क है, वो अगर रिस्क हैं, मिले हैं, हर ट्रांजेक्शन में फ्रॉड रिस्क नहीं होता। फ्रॉड रिस्क इन जनरल बारीक बारीक सा एग्जिस्ट करता ही, रिलेटेड पार्टी है तो फ्रॉड रिस्क है, और मतलब वो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया, समझ आ रहा है। और फ्रॉड रिस्क है तो छोटा सा फ्रॉड भी, फ्रॉड तो जानबूझ के की गई चीज है ना, एरर छोटा मोटा भी हो जाए तो हमको, बड़ा भी हो जाए एरर तो इट डजंट मैटर, क्योंकि धोखे से होगा। बट फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल है, और इंटेंशनल है तो क्या पता कहाँ कहाँ और कर रखा हो, समझ में आ रही है बात? एरर का तो क्या है कि भाई अगर मान लो एरर है तो अपन व्यक्तिगत ले जा सकते हैं कि ये एरर इसने की, तो इसका काम चेक कर लो इसने क्या क्या किया। एरर इज ऑलवेज इजियर टू फाइंड, क्योंकि एरर अगर है तो हो सकता है कि कुछ बिगड़ गया हो बहुत अपेरेंटली, पर फ्रॉड किया है तो उसको छुपाया गया हो। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है, क्लियर है। चलो फिर क्या बेटा? व्हाट कैरेक्टराइजेस नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन कंसर्निंग सिग्निफिकेंट रिस्क? अनयूजुअल, ठीक है। हाउ आर significant risk related to inherent risk in terms of potential risk? Higher likelihood and magnitude. What is common characteristic of judgmental matter in context of significant risk? है अबे significant measurement uncertain, क्लियर है? ठीक है ना? जजमेंटल है तो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है ना, सेम ही है, वो प्रिसिशन वाला ही है। हाँ हाँ। Which assertion is assessed with higher inherent risk in the presence of significant risk? existence वैल्यूएशन, क्योंकि क्या गलत होने के ज्यादा चांसेस हैं एक एंटिटी कि जो असेट रिकॉर्ड किए वो है ही नहीं, या जो रिकॉर्ड किया उसकी वैल्यू गलत हो सकती है। नहीं ना, असेट जो रिकॉर्ड किए वो है ही नहीं, इसके चांसेस कम ही होंगे ना, वैल्यूएशन गलत होने के तो हो ही सकते हैं। कौन सा रिस्क ज्यादा है? समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रैक्टिकली सोचो ना, ठीक है। व्हाट रिस्क हो सकता है ज्यादा, कौन सी गलती के ज्यादा चांस है मुझे बताओ, कि वैल्यूएशन गलत हो गया हो या फ्रॉड तरीके से रिकॉर्ड किया है? समझ में आ रहा है ना? नॉन एग्जिस्टेंट असेट को रिकॉर्ड ही कर लिया तुमने, ये चांसेस बहुत कम, बट वैल्यूएशन गलत हो गया ये तो किसी भी असेट में हो ही सकता है ना, एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉड में तो हो सकता नहीं तो तुम फ्रॉड रिस्क को जेनरिक रिस्क कभी मान के चलते ही नहीं हो, नहीं आया समझ? फ्रॉड देखो, ऐसे 240 है जब अपन फ्रॉड का पढ़े, और उसमें एक चीज लिखी हुई है कि रेवेन्यू एरियाज को अपन लोग इन जनरल फ्रॉड रिस्क के लिए डिफॉल्ट मान के चलते हैं, बाकी किसी एरिया को अपन लोग नहीं मान के चलते हैं, समझ में आ रहा है? और उसको फ्रॉड रिस्क देने का रीजन भी यही है कि उसमें चेकिंग ज्यादा करनी है। मैं किसी को भी सिग्निफिकेंट रिस्क की कैटेगरी में रखूंगा तो मेरी चेकिंग बढ़ जाएगी, क्लियर है?
चलो, व्हाट रिस्क आर कंसिडर्ड ऑलवेज सिग्निफिकेंट, बताओ। RM due to fraud. ठीक है, चलो, RMM इन सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ग्रेटर रिस्क फैक्टर। ठीक है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस में सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, देखो एक होता है नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन मतलब अपने बिजनेस से अलग हट करके कुछ भी करा, लेकिन अगर वो छोटे मोटे तो क्या करना, ये है समझ में। हमको सिर्फ नॉन रूटीन से प्रॉब्लम नहीं है, बड़े नॉन रूटीन से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं ना। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना। हमने मदर डेयरी का ऑडिट किया था, उसमें जूनागढ़ में मतलब उनका बेसिकली काम है कि भैया गांव गांव से वो दूध बटोरते हैं, और ऐसे कर करके पूरा सिस्टम बना हुआ है उनका कि इकट्ठा होकर के उनके पास आता है फैक्ट्री में, वो पूरा उसमें डल जाता है मशीन में, फिर वो हार्मोनाइज होता है और उसके बाद फिर वो पैकेजिंग और वो सब होकर के चला जाता है। समझ में आ रहा है, कुछ पास्चराइज भी होता है। जूनागढ़ में उन लोगों ने गैया भी पाल रखी थी, समझ में आ रहा है। तो वो एक हिस्सा सेपरेट था, बट 5 लाख का वैल्यूएशन था उसका टोटल। तो उसमें मतलब चारे का भी खर्चा था और दुनिया भर का खर्चा था, बट सिग्निफिकेंट नहीं था, नॉन रूटीन हो गया बट सिग्निफिकेंट नहीं था। समझ में आ रहा है, चलो फिर, है ना। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है, ग्रेटर रिस्क फैक्टर्स क्या है, मैनेजमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, मतलब जिस नॉन रूटीन में जितना ज्यादा मैनेजमेंट इन्वॉल्व है उतना ज्यादा रिस्क। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तुम्हें। फ्रॉड रिस्क के चांसेस अपन लोग मानने लग जाते हैं ना कि ये मैनेजमेंट का को डलवा रहा है एंट्री। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। और सिग्निफिकेंट और बहुत भी नॉन रूटीन नहीं आया समझ में। दूसरा, मैनुअल इंटरवेंशन। बहुत सारी एंटिटीज में ऑटोमेटेड होता है, डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग सब अपने आप हो रहा है। तुमने डेलिबरेटली कौन सी एंट्रीज डलवाई, उनको मैं अलग से चेक करूंगा। तुमने कौन सी जर्नल एंट्रीज डलवाई, बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो हो सकता है कि कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स रखा गया हो। ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है नॉन रूटीन, और अब कॉम्प्लेक्स भी है, तो क्यों कॉम्प्लेक्स किया तुमने, ताकि ऑर्डर चेक ना कर पाए हैं। तो हम तो इसको करेंगे, नहीं आया समझ में। फिर नेचर, नॉन रूटीन तो है बट उसका नेचर क्या है, डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव कंट्रोल ड्यू टू देयर यूनिक नेचर। देखो फिक्स एसेट खरीदने का हमारे पास पूरा प्रोसेस। हम नॉर्मली फिक्स एसेट खरीदते हैं, टेबल है या कोई पर्टिकुलर मशीन है, आ रहा है समझ में? अब हमने कोई ऐसा फिक्स एसेट खरीदा, हमने पानी की टंकी खरीदी जिसका हमको नॉर्मली कोई यूज नहीं है, तो वो क्या कहलाया, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। नहीं आया समझ में, ये क्लियर है क्या? हाँ भाई, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो चीजें लगती हैं, है ना भाई, फर्नीचर खराब होता जाता है, मैं और मंगाता जाता हूँ साल दर साल, इस तरीके से होता है फिक्स एसेट का। अब मैं कोई ऐसा फिक्स एसेट ऑर्डर कर रहा हूँ जो क्या है,
अनयूजुअल है, नॉन रूटीन है, ठीक है, लेकिन आया तो वो प्रोसेस से ही होगा ना। ये क्या हो गया, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, समझ में आ रही है बात, लेकिन इंटरनल कंट्रोल लग गया मुझे। अब मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा है हैवी वाला, नॉन रूटीन भी है जो कि मैं नहीं खरीदता था, और ये नॉर्मल चैनल से भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ज्यादातर इंटरनल कंट्रोल तो इस पे नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर खरीदने का काम ही मैं पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए इसके लिए कोई कंट्रोल भी नहीं था। बोलो समझ में आ रहा है? तो वो हो गया नेचर, कि अगर मैं सिर्फ एक दूसरा टाइप का फिक्स एसेट खरीद रहा हूँ तो उसमें उतना रिस्क नहीं, लेकिन अगर मैं एक ऐसा फिक्स एसेट खरीद रहा हूँ जो नॉर्मल रूट से भी नहीं आया, वो मेरा रिस्क उस पर नहीं आया। समझ में क्लियर है? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इसके कर लेना तुम लोग, ठीक है ना, ये करवा दूं, चलो ठीक है, बताओ थोड़ा कुछ बताओ। व्हाट फैक्टर में कंट्रीब्यूट ग्रेटर रिस्क ऑफ इनसिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन? हाँ हाँ, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन बोल सकते हो। हाँ मतलब सबका उल्टा ही होना चाहिए था। चलो ठीक है। फर्स्ट वाले का नहीं ना, क्वेश्चन में ही है सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन। ठीक है, चारों गलत है, ठीक है, बुक में आंसर ए दिया हुआ है लेकिन गलत तो वो भी है, ठीक है, वो ए वो सी, इसलिए मैं वो बोल रहा था, लेकिन वो प्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो छोड़ दो इसको। ठीक है, तो सी वाले को कर लो, कॉम्प्लेक्स। हाँ तो काट दो। फिर in what aspect does significant management intervention increase the risk of material misstatements? क्या डी का है? बी होगा ना, बी है ना, अच्छा ठीक है ना, सी थर्ड का हम्म थर्ड का सी, ठीक है। फिर फोर्थ का यूनिक नेचर, फिफ्थ का इंक्रीजेस। चलो अब देखो, और वो इंडिविजुअल टॉपिक के बाद इंक्लूड कर दिया है ना, तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया, अब आगे से ठीक हो गया, लेकिन इसी इसी में है बस, वो थोड़े थोड़े टॉपिक आगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ग्रेटर रिस्क फैक्टर डिफरिंग, अच्छा सॉरी, आरएमएम इन सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स, अभी कौन से पढ़े? नॉन रूटीन, अब जजमेंटल मैटर्स, ठीक है ना। तो ग्रेटर रिस्क फैक्टर क्या है कि चार लोग हैं, चार लोगों के इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं, और
सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स जजमेंट। ठीक है, जैसे फेयर वैल्यू है तो उसमें 50 फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है। कोई किसी फैक्टर को इंपॉर्टेंट मान रहा है, कोई किसी फैक्टर को इंपॉर्टेंट मान रहा है, मतलब एक बिल्डिंग का ही वैल्यूएशन कर रहा है। तो आप इमेजिन करके देखो ना कितनी सब्जेक्टिविटी, क्या रेट चल रहा है कोई असेस कर पाए, बड़ा मुश्किल है। मतलब क्लियर है ना? ठीक है, कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, सोचो एक एक ब्रिज बन जाता है, ओवर ब्रिज, तो जगह की वैल्यू बढ़ जाती है तो अपन समझ पाते हैं, बट एग्जैक्ट कैसे वैल्यू कर लोगे? ठीक है, इसके इसके क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके कर लेना, है ना? आंसर्स बता दूं, आंसर्स लिख लो 6 पॉइंट के जस्ट, है ना? आंसर्स बता दो। हाँ? दिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, ये देखो, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब ऑडिटर क्या कर रहा है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट कर रहा है कि कितने काम का है। क्या करेगा इसको करके? एनटी डिसाइड करेगा। क्या करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझ के एनटी डिसाइड करेगा। मेन काम है सब्सटेंटिव। क्लियर है ना? हम लोग रिस्क असेस कर रहे हैं और रिस्क असेसमेंट के दौरान ही इंटरनल कंट्रोल देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कि ऑडिट प्रोग्राम का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। ऑडिट नॉर्मली हम लोग बड़ी एंटिटी का ही करते हैं, समझ आ रहा है? मतलब ये वो नहीं बोल रहा हूँ, रूल नहीं बोल रहा हूँ, तो हर कंपनी को ऑडिट कराना ही, बट इंटरनल कंट्रोल सब बड़ी एंटिटी में ही होता है। तो इसलिए ऑडिट प्रोग्राम का इंटीग्रल पार्ट होता है। उसका इवैल्यूएशन एक क्रूशियल कंपोनेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। याद रखना, ये भी आ जाता है एमसीक्यू में, इंटरनल कंट्रोल छोड़ दो तो नहीं छोड़ सकते। इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव: द ऑडिटर सीक्स reasonable the auditor seeks reasonable assurance that the accounting system is adequate. मकसद क्या है ऑडिटर का? मकसद क्या है? इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करने का कि सिस्टम सही होगा तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी अल्टीमेटली क्या होगी? सही होगी। फिर क्या है? कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ensure that all accounting information that should be recorded has indeed been recorded. तुमने वो EIS में पेरिटी बिट चेक सुना है? पेरिटी बिट नहीं, सुनो क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम जैसे कंप्यूटर को देते हैं ना, समझ में रहे, या कोई इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। अब तो खैर और बहुत सारे तरीके आ गए। पहले क्या होता था कि उसके शुरू में और एंड में ऐसे कीज डाल देते थे। तुमने वो पुराने जमाने में देखा है जो मूवीज आती थी, उसमें क्या करते थे? ऐसे 10 का नोट फाड़ लेते थे स्मगलर, एक उसके पास होता तो वो आकर के ऐसे मिलाते थे तो चेक हो जाता था कि सही बंदा है। तो वो नोट जो रहता था वो क्या कहलाता था? कंट्रोल। जिसके पास ये नोट है उसी को माल देना, ये इंटरनल कंट्रोल है उनका, स्मगलर्स का। वो पेरिटी बिट जो है वो उसमें भी होती थी। हाँ ये होगा क्योंकि ये, हाँ क्योंकि वो सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम्स में होता ही है ना। ठीक है, वो कंट्रोल इंश्योर करता है कि भाई सारे वो प्रोसेस हो गए हैं या नहीं। जैसे जहाँ बैच प्रोसेसिंग होती है ना, बैच प्रोसेसिंग मतलब कि जैसे 25-25 ट्रांजेक्शन एक पोस्ट होने, समझ में आता है? वो पूरा बैच प्रोसेस हो गया है कि नहीं। मतलब कंप्यूटर्स जो है ना वो सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करते, उसी में आप इंटरनल चेक्स भी इतने डाल सकते हो ना। ठीक है, कि ये भी चेक कर लो, ये देख सब प्रोसेस कर लो, ये भी देख लो कि पूरे हो गए कि नहीं। तो उसके जो कंट्रोल्स हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीटनेस के कंट्रोल, कि सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई है या नहीं। तो अगर आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझ लिया तो आप इस बात के लिए भी हो सकते हैं कि भाई जितनी एंट्रीज रिकॉर्ड हो जानी चाहिए थी वो रिकॉर्ड हो गई है या नहीं। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ये एक असर्शन भी है, ठीक है, कि कुछ भी मिस नहीं हुआ। क्लियर है ना? असर्शन का नाम रिकॉर्डिंग कह सकते हो। जैसे अपन लोग
असेट के केस में एग्जिस्टेंस कहते हैं ना, और ऐसा तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो दिख रहा है बुक्स में वो है भी, तो इसका मतलब जो एंट्रीज हो जानी चाहिए थी, ये रिवर्स है थोड़ा सा, मतलब असेट के केस में भी जो असेट है लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, ये आ गया इसमें, नहीं आया समझ में, जितनी एंट्री रिकॉर्ड हो जानी चाहिए थी वो हो गई है। क्लियर है? फिर चौथा कि इंटरनल कंट्रोल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडिटर के लिए, ठीक है ना, कि भाई वो उस पर कितना रिलाय करे। याद रखना ये रिस्क पूरा ऑडिटर का है कि वो कितना रिलाय कर रहा है, प्रोसीजर उसको सारे लगाने। ऐसे 610 जब अपन पढ़ेंगे ना, ऐसे 610, ऐसे 600, ये सब जब अपन पढ़ेंगे, 600 अदर ऑडिटर का है, 610 इंटरनल कंट्रोल वाले ऑडिटर का है, तो इंटरनल ऑडिटर पर जब आप भरोसा कर रहे हो तो उसमें लिमिटेड, उसको क्लियरली उसमें मेंशन्ड है कि भाई अपने रिस्क पे करना। समझ में आ रही है? तुम मत करो रिलाय, तुम कर लो पूरा सब्सटेंटिव, क्लियर है? लेकिन उसमें फिर प्रोसीजर्स भी दिए कि देखो ये कर लेना, अच्छा ये कर लेना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? भरोसा हो तो ही करना। क्लियर है ना? चलो, बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द ऑडिटर। अगर ऑडिटर ने असेस कर लिया अच्छे से इंटरनल कंट्रोल, सबसे बड़ा फायदा होता है ऑडिटर का काम कम हो जाता है। अच्छे इंटरनल कंट्रोल मिल गए ना तो सब्सटेंटिव कम करना पड़ेगा। एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं मिले, एंटिटी में 1000 एंट्री है ना, तो 200 चेक करनी पड़ जाएगी। समझ रहा है? अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स हैं, 20 एंट्री में काम हो जाएगा। कंट्रोल को अच्छे से चेक कर लेना बस। नहीं आया समझ? क्लियर है? क्योंकि सारे उसी से प्रोसेस होके गए। तुम समझो ना, मैं बुक्स पे देख रहा हूँ कि इतने का मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। अब मैं फैक्ट्री में जाकर के देख रहा हूँ तो हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स रखे हुए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? मैं गिन सकता हूँ ना कि भाई जितना है उतना दिख रहा है या नहीं। और या तो फिर मैं उनका सिस्टम चेक करूँ, भैया जब आप परचेज करते हो और जब वो यहाँ तक आता है तो वो आपकी बुक्स में उसकी एंट्री कैसे होती है। तो उनका जो पूरा सिस्टम है उसमें हर एंटिटी का यही है, GRN बनता है, गुड्स रिसीट नोट, और ऐसे करके आप ऑफिशियल कुछ कुछ नाम होते हैं, बाकी हर एंटिटी का अपना अपना हो सकता है। अरे समझ, तो सिस्टम बना करके रखते हैं कि जब भी गुड्स आएंगे तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ बनेगा, एक स्टोर वाले के पास जाएगा, एक अकाउंटिंग वाले के पास जाएगा। आ रहा है समझ में? फिर उस हिसाब से बिल जो है वो प्रोसेस होगा। इस तरीके के इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो वो क्या है ना, ये तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल का जो एवेल्यूएशन वो तुमको भरोसा दिला देगा कि यहाँ जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो बुक्स में, क्योंकि तुम सोर्स लेवल पर देख ले, समझ में आ रहा है? तुम जाकर के फैक्ट्री देख के आ रहे हो कि भैया यहाँ कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता, और ये 24 घंटे बैठ है, और उसकी चाबी सिर्फ इस बंदे के पास है, और इस बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है? तो तुम इंटरनल कंट्रोल को ओवरऑल, उसका एनवायरनमेंट, उसका प्रोसीजर, कितने लोगों के पास है, कोई लूपहोल तो नहीं है, डिजाइनिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देख लो कि ये अपनी चाबी किसी और को तो नहीं दे देता। आ रहा है समझ में? क्लियर है? कितना हैवी दरवाजा है, कितने एक्सेप्शनल रिलीज हुए, मतलब पॉइंट समझ रहे हो? मुझे क्या चेक करना है? मुझे ये चेक करना है कि जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ है उतनी ही बुक्स में है या नहीं है। पर मैं उसको नहीं गिन रहा हूं, मैं स्टोर वाले के सिस्टम को देख रहा हूँ, जिससे कि मैं ये इंश्योर हो जाऊंगा कि हाँ भैया ये इतना अच्छा सिस्टम है। अब मैं कुछ रैंडमली चेक भी कर लूंगा, ये नहीं कि सिर्फ इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिया, मैं कुछ कुछ आइटम पूरे पूरे गिन भी लूंगा, लेकिन अब मुझे उतना सैंपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसका बेटा? इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएशन। समझ में आ रहा है? एक तो सबसे पहला फायदा जो बुक के हिसाब से है वो कौन सा है? जहां इंटरनल कंट्रोल वीक है वहां फ्रॉड एरर हो सकते हैं। आए समझ में? जहां इंटरनल कंट्रोल ही वीक है वहां पर क्या हो सकता है? फ्रॉड और एरर। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करके ये पता लग जाता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना एडिक्वेट है। बहुत ही बकवास बात है लेकिन है, ठीक है। तीसरा, इंटरनल ऑडिट सिस्टम इनका कितना इफेक्टिव है। तुम एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट पढ़ा था अपन लोगों ने इंटरनल कंट्रोल में कि मॉनिटरिंग कितनी अच्छी है। किस चीज की?
इंटरनल ऑडिट की, इंटरनल कंट्रोल की, इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटर करता है। मॉनिटरिंग कितनी अच्छी है, उससे क्या पता लग जाएगा इंटरनल कंट्रोल कितना अच्छा। अरे वही पॉइंट हो गया। For relevance of administrative control, assess the impact of administrative controls on the auditor's work. Weak control over worker recruitment leading to potential payroll inaccuracies. समझ में आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का रेलेवेंस क्या है? कैसा? जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ ना, तुम्हारा रिक्रूटमेंट का सिस्टम अच्छा नहीं है, जो रिक्रूटमेंट तुम उसके लिए करने वाले हो, मान लो एचआर डिपार्टमेंट के लिए, तो तुम्हारा पेरोल खराब हो जाएगा, तुम्हारे उस अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। बोलो, आ रहा है ये समझ में? सेफगार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, सेफगार्डिंग ऑफ असेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, मतलब सेफगार्डिंग ऑफ असेट वाले इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम है तो, एग्जिस्टेंस वाले assertion में problem है। समझे? एग्जिस्टेंस वाला assertion मतलब जो रिकॉर्ड है वो नहीं है। समझे कि नहीं? सेफगार्डिंग ऑफ असेट वाले में प्रॉब्लम है तो एग्जिस्टेंस वाले assertion का इशू। फिर नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट फंक्शन इन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड हाउ far and how well management is fulfilling its function in ensuring correct recording of transaction. मैंने इंटरनल कंट्रोल अगर असेस किया और वो अच्छे निकले तो मुझे मैनेजमेंट कमिटमेंट का समझ आ रहा है? मैनेजमेंट कमिटमेंट का क्या मतलब? कितनी शिद्दत से मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल कंट्रोल को अच्छा करना चाहता है। नहीं समझे? क्या समझे? एंटी कम हो जाएगा। जितनी अच्छी एंटिटी होगी ना, उतना जल्दी ऑडिट से फ्री हो जाओगे। सब्सटेंटिव कम करने पड़ेंगे। जितना अनऑर्गेनाइज, जितना बुरा बुरा फील होगा, उतना क्या होगा? काम बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? जैसे टाटा वगैरह में, अरे एम्प्लॉय कमिटमेंट दिख रहा है ना कि अरे आप हमको बताओ कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? उसका कॉन्फिडेंस देख करके आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप जब चेक करोगे तो भी उसमें आपको वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ओवरऑल व्यू क्या आएगा कि हाँ भाई अच्छा था। समझ में आ रहा है? मतलब जब हम लोग तब करते थे 15 साल पहले, तब एक बार टीसीएस में गए थे, जो अलग अलग एंटिटीज में जाते थे ना, टीसीएस का व्यू ही डिफरेंट था। वहां वो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करते थे कि अच्छा होना चाहिए काम। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमारा एंटी कम होगा। इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट कर रहे हो ना जब आप, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल कितना अच्छा है, और अगर अच्छा पता लगा तो आपका एंटी बहुत कम हो जाएगा। अरे समझ में? तो अच्छे इंटरनल कंट्रोल की एक्सपेक्टेशन ऑडिटर को भी हो। अच्छी बात है ये बहुत। समझ गए? फिर क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड रिपोर्ट पे ज्यादा भरोसा पड़ जाएगा अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो। देखो, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट असर्शन हिट हो, समझे? इंटरनल कंट्रोल से कौन सा लेजर प्रूव हो जा रहा है कि सही? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा जो है वो आपका बढ़ जा रहा है। बोलो, ये क्लियर है क्या? क्लियर है ना? फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। आप इंटरनल कंट्रोल चेक करके उसके बेस पे क्या कर सकते हो? प्रॉपर ऑडिट टेक्निक्स जो है वो लगा सकते हो। फिर कंट्रोल की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता लग जाएगा। ये तो ना एक पॉइंट के 4 पॉइंट तो वैसे भी बने हुए हैं बुक में भी, समझ आ रहे हैं? तो इसलिए चिंता मत करना।
ठीक है, उनको जितनी साइड हेडिंग लग रही थी सब बनवा दिए, मतलब क्लियर है। फिर provide valuable suggestions for enhancing the suggestions for improvement, provide valuable suggestions for enhancing the control system. Clear है, clear है, clear है। चलो अब what is one of the benefits of auditor in evaluating internal controls? Locating errors and frauds. दूसरा, why does the auditor assess the effectiveness of internal auditing department? नहीं, मैं वो फिर ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं मैनेज करेगा, जितना गलत डी उतना गलत है, लेकिन डी ज्यादा बेटर कह सकते हो, टू एनहांस द इवैल्यूएशन कर सकते हो, टू इवैल्यूएट कर सकते हो एनहांस की जगह, ठीक है ना। चलो फिर, इन व्हाट वे डज द इवैल्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंपैक्ट द ऑडिटर्स वर्क? क्या होगा? It may identify areas of potential concern in payroll, for instance. अरे for instance क्या है? चलो ठीक है, सी, अच्छा, for instance उसी के लिए what is the key consideration of, हाँ तो बताओ। यही है, मतलब जितने बाकी के घटिया से दिए हुए उस हिसाब से तो यही। फिर फिफ्थ वाला, ये थोड़ा गलत हो गया है, नहीं नहीं गॉज होता है, वो अलग होता है, वो गेज अलग होता है, वो फ्यूल नापने वाला होता है। Why does the auditor assess the reliability? ये एक्चुअली में उल्टा फ्रेम है, मतलब समझ रहे हो, ऑडिटर और ये रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट होगा, ये टू नहीं है। ये बाय सबसे पहले बाय, ठीक है ना, और ये वाई की जगह कर लो हाउ, ठीक है, तीन चेंज करा लो, इसको कर लो हाउ, राइट, इसको कर लो हाउ, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाउ, बाय, और यहां कर लो बाय, बाय इवैल्यूएटिंग या बाय चेकिंग, बाय इवैल्यूएटिंग, टू वर्ड्स लिखे बाय इवैल्यूएटिंग, समझ गए, पूरा उसकी मीनिंग बदल गया। चलो, Mr. Y, one of the team members of the auditor of Wharton Wear Limited, was very keen in knowing whether the internal control of the company would safeguard the company's asset. Advise Mr. Y. सही है, सही कर रहा है वो, काय के लिए? सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, कौन से असर्शन के लिए? एग्जिस्टेंस वाले, क्या? नहीं, वो बाय ही होगा, कंटेंट में भी बाय कर लो फिर, अच्छा वो बोला गया
रिलायबिलिटी टू है, मतलब डॉक्यूमेंट्स टू नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी टू है, क्योंकि कितने रिलायबल हो सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के लिए कैसे यार, ऑडिटर के लिए होगा ना, इंटरनल कंट्रोल तो मैनेजमेंट के लिए होगा। तो रिपोर्ट्स तो इंटरनल कंट्रोल से जुड़े नहीं, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, तो ऑडिटर तो अलग हो गया। देखो अब मैं दोनों पहलू बताता हूँ, ठीक है। एक पहलू ये है कि हम लोग बहुत सारे रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स किससे लेते हैं, मैनेजमेंट से, ठीक है ना। उनकी रिलायबिलिटी भी किस पर टिकी हुई है, इंटरनल कंट्रोल्स पे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो लाइन लिखी हुई है उसके हिसाब से इनका कहना ये है कि भाई हम ये असेस कर रहे हैं कि हम जो रिपोर्टिंग करेंगे उस पर हम कितनी श्योरिटी ले सकते हैं। इस बात के लिए हम किस पर रिलाय कर रहे हैं, अपने इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे। थोड़ी अनयूजुअल बात है ये, जो इससे पहले वाली बात बोल रहा हूँ वो ज्यादा लाइटली है, समझ में रहा है, क्योंकि ये तो अलग ही चला गया, लेकिन ठीक है बोल रहा है लॉजिकल। मतलब तो ये हुआ ना, इंटरनल कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट को कितने रिलायबल रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, अच्छा हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही लगे, ठीक है। दो तो वो हो गया, तीसरा ये भी हो गया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना अच्छा है, उन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जनरेट होती है कुछ इंफॉर्मेशन जो कि रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड के फॉर्म में, वो कितनी रिलायबल होगी। लेकिन तीनों के केसेस में आप ये समझ लो कि रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स की रिलायबिलिटी किस पर टिक रही है, इंटरनल कंट्रोल पे, कि वो अच्छे हैं तो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स जो है वो अच्छी है। भले वो ऑडिटर से किसके पास जा रही है, मैनेजमेंट के पास, भले वो मैनेजमेंट से किसके पास आ रही है, ऑडिटर के पास, भले वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जनरेट होकर किसके पास जा रही है, मैनेजमेंट के पास या ऑडिटर के पास। ये तीन प्रकार के इंटरप्रिटेशन है, लेकिन तीनों में बात तो आप समझ ही गए हो ना, ये क्लियर है, ठीक है ना। चलो, और लास्ट है सजेशंस फॉर, नहीं कहाँ हम लोग, ये एमसीक्यूज कर लिए हमने, अच्छा हाँ ठीक है। इलस्ट्रेशन ये तो हो गया ना, 9 हो गया, 10। मिस्टर एच, टीम मेंबर ऑफ ऑडिटर ऑफ देयर एंड हियर लिमिटेड, है ना, was of the view that the evaluation of internal control of the company would help in identifying areas where internal control is weak. हाँ ठीक है, where it is weak and where it is excessive. excessive का तो क्या ही कर लूंगा मैं, एक्सेसिव है तो मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि रीजनेबल होना चाहिए, अपना सब्सटैंटिव छोड़ नहीं सकता। तुम 50 इंटरनल कंट्रोल लगा लो, मेरे को कुछ तो चेक करना ही पड़ेगा, समझ आ रही है बात, ठीक है। चलो, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट प्रोग्राम नोट्स, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल सबसे पहले। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल ऑडिट प्लान प्रोग्राम के लिए कितना जरूरी है, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल को समझ के ही आप पूरा प्लान बनाइए, ठीक है। और अगर इंटरनल कंट्रोल को समझे बिना आपने अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाया, बहुत सारी आप फालतू की चीजें चेक कर रहे होंगे। देखो कई बार क्या होता है ना, पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझना, मैं तुमको एक बहुत रैंडम सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कोई एक व्यक्ति आकर के कैलकुलेटर पे 4+2 या 42+28 करे और फिर उसको मैन्युअली चेक करे कि सही है या नहीं, नहीं आ रहा समझ में। कैलकुलेटर काम क्यों कर रहा है, कैलकुलेटर वो कैलकुलेशन कैसे कर दे रहा है, क्योंकि हमने कुछ लॉजिक्स एस्टैब्लिश कर दिए जिसके बेस पे वो कैलकुलेशन कर रहा है। क्या वो लॉजिक्स गलत भी हो सकते थे,
ऐसा हो सकता था भाई, वो मशीन है, उसमें दिमाग थोड़ी है। वो तो उन लॉजिक्स के हिसाब से चल रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल था कि वो गलत कर सकता था? क्या है, तुम लोग बचपन से देख रहे हो, कैलकुलेटर ने गलती नहीं की तो उस पर भरोसा बहुत है ना तुम्हारा। वो एक ऐसा कंट्रोल है जो, तुम समझो, जब पहली बार कैलकुलेटर बना होगा तो वो सारे कैलकुलेशन सही थोड़ी कर पाता होगा। समझ में आ रहा है? ओवर द इयर्स उसकी गलतियां जो है वो पता लगी होगी। समझ में आ रही है बात? और फिर वो सुधरा होगा। खैर, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना अच्छा इंटरनल कंट्रोल है तो आपको सब्सटैंटिव करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में तुम्हारा भरोसा किस लेवल का है कैलकुलेटर पे? 100% लेवल पर है। समझ में आ रही है बात? अब ये इतना बेहतर इंटरनल कंट्रोल, लेकिन हर इंटरनल कंट्रोल इतना बेहतर नहीं होता। लेकिन सोचो, आप चेक करने गए हो किसी एंटिटी में, अच्छे खासे इंटरनल कंट्रोल लग रखे हैं, और वो जो काम वो इंटरनल कंट्रोल करते हैं वो आप मैनुअल चेकिंग से कर रहे हो। टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर आप पर्पसफुली कर रहे हो कि नहीं, मुझे तो ये चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम कर रहा है या नहीं, मतलब मुझे अगर ये चेक करना है कि कैलकुलेटर ढंग से काम करता है या नहीं, उसके लिए मैं उसकी कैलकुलेशन चेक कर लूं तो मैं श्योर हो जाऊंगा। चलो कैलकुलेटर नहीं लेते, उसको लेकर के तुम्हारा भरोसा अलग ही लेवल का है। अरे समझ में? ठीक है। वो तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कैसी बात कर रहे हैं, तो गलत हो नहीं सकता ना। ठीक है, एक्सेल के फॉर्मूलाज हो सकते हैं जो कि तुम बना रहे हो, अब वो कुछ केस में काम करते हैं, कुछ केस में काम नहीं करते, क्योंकि वो उतना परफेक्ट इंटरनल कंट्रोल जो है वो नहीं। आ रहा है समझ में? कुछ पे NaNA लिख करके आ जाता है ना, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, जो भी है। समझ रहे? तो ऐसे ही हो सकता है कंट्रोल में प्रैक्टिकली, कि हो सकता है कुछ सिचुएशन में वो काम ना करे। समझ रहे? ठीक है। जैसे कि एक फ्रॉड की कहानी मैंने सुनी थी, हमने डिटेक्ट नहीं किया था। उसमें ये होता था कि कुछ ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए थे या ऐसा कुछ था, मतलब उसमें। ठीक है ना? तो जो ऑडिटर थे, मतलब मैंने ये सीनियर से सुनी थी अपनी, तो बोले कि यार उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गलत निकले दो चार, ठीक है, वो सब उन लोगों ने साइन किए थे जो लोग देर तक बैठते थे ऑफिस में। तो फिर पता चला कि सबके जाने के बाद वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो साइन होते थे, या उनकी पेमेंट्स जो है वो रिलीज होती थी, तो वहां वाले जो सारे निकाल लिए उनने एक साथ, और एक साथ पूरे फ्रॉड जो है वो उनको मिल गए। समझ में आ रहा है? तो क्या था कि दिन में जो लोग थे वो एक तरीके से इंटरनल कंट्रोल का काम करते थे। उनका ये था कि भाई 7:30 के बाद अगर कोई होगा तो वो इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर रहा। मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट इससे आप एनालॉजी समझ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल काम ना करता हो, तो फिर उस समय हो सकता है कि उस इंटरनल कंट्रोल को सरपास किया जा सकता है। खैर, अपन लोग ये समझ रहे थे कि इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग आपके ऑडिट प्लान के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि बिकॉज यू मे एंड अप डूइंग सम वेरी अननेसेसरी थिंग्स। तो ऑब्टेन कर लो इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज, ऑब्टेन कर लो, ताकि सैंपल बेसिस पे ही चेक करो, पता चला उसका सब्सटैंटिव का प्लान बना लिया और उसमें है इंटरनल कंट्रोल, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ में आ रही है बात? दूसरा, है ना, सिर्फ ये मत देखना कि इंटरनल कंट्रोल लगा है कि नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं। ज्यादातर केसेस में ऑब्जर्वेशन से होता है। समझो, असेट की चोरी नहीं होती, देखो CCTV कैमरा लगा है और मॉनिटर बंद पड़ा है, CCTV चल रहा है, कोई देखता ही नहीं है, किसी ने कभी देखे ही नहीं। तो मतलब वो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जा रहा है कि कोई चुरा के ले जा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला है नहीं, तो क्या मतलब है इस कंट्रोल का? नहीं आया समझ में? ठीक है ना? फिर इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करेगा और अलाउस टाइम टू अंडरस्टैंड कंट्रोल, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड सजेस्ट
इम्प्रूवमेंट। अभी जो सजेस्ट इम्प्रूवमेंट वाला है ना, ये एडिशनल है, क्योंकि उसका मेन काम इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग नहीं, क्योंकि इंटरनल ऑडिट अलग से होता है ना, उसके पैसे अलग देते हो तुम, समझ ना रहे? तो स्टैट ऑडिटर क्यों करेगा? क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। क्लियर है ये? ठीक है ना? allows time to understand control, ये हो गया। facilitates an objective approach in framing the audit program। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल ढंग से चेक कर लोगे तो तुम्हारा ऑडिट प्रोग्राम प्लान जो है वो बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि तुम बहुत फोकस्ड तरीके से ये तय कर पाओगे कि क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, कहाँ डिटेल में सब्सटैंटिव करना है, कहाँ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन ऑडिट प्रोग्राम, सिग्निफिकेंटली वो इम्पैक्ट करता है ऑडिट प्रोग्राम को, है ना? टेस्ट चेकिंग और ऑडिट प्रोसीजर में मेजर इसका फर्क आता है। टेस्ट चेकिंग और ऑडिट प्रोसीजर्स में जहां इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है वहां प्रोसीजर रिलैक्स हो जाते हैं। जहां इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है वहां टेस्ट चेकिंग जो है वो बहुत कम सैंपल पे हो जाती है, जहां इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है ये? हाँ, कम हो जाता है ना, क्योंकि कंट्रोल है। ठीक है। फिर वीक इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट प्रोसीजर। वीक से क्या होगा? अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो एडिशनली टेस्ट करना पड़ेगा मुझे। जैसे वेज कंट्रोल वीक है तो ऑब्जर्विंग वेज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। क्लियर है? क्लियर है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना? ट्रेड रिसीवेबल्स के एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, कॉन्फर्मेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट एनी रीजनेबल टाइम। मतलब एक एग्जांपल है ट्रेड रिसीवेबल का। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल से क्या होता है? डेटर से जो पैसे मिलते हैं, अब ये कैश वाले में प्रॉब्लम रहती है, आजकल नहीं रहती, लेकिन जैसे मान लो कि डेटर से पैसे मिले, ठीक है, और वो मिसअप्लाई हो गए तो इसके लिए कंट्रोल लगाया। समझ में रहे कि डेटर की कुछ पैसे अगर गायब हो गए तो कैसे पता चलेगा? तो उसका अच्छा खासा कंट्रोल, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल क्या है? रैंडमली कभी भी डेटर से क्या कर लो, पूछ लो। समझ में रहे? इसका वीक कंट्रोल क्या है? एक फिक्स्ड डेट पे पूछो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास फिक्स डेट है तो जो बंदा अगर फ्रॉड कर रहा है तो वो क्या कर लेगा? प्लान। नहीं आ रहा समझ में? जैसे ईयर एंड पे कर रहे हो तो क्या होगा? यूरेट के आसपास नहीं होगा। ईयर एंड के आसपास वो नहीं करेगा फ्रॉड। नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है। चलो अब ये बताओ एमसीक्यूज। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग effective audit program. Why is it advisable for auditors to review the client's internal control system? क्या? हाँ सही है। फिर how does internal control system influence the audit program? Significant influence. Fourth, in weak internal control areas, what might auditor do differently in their audit program? Perform additional test. ठीक है। और fifth, in the context of trade receivables, what does a weak control system prompt auditor to do? हाँ ये तो अपन कर रही जब भी दिखिए। ठीक है। अब इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पता करो कौन से कंट्रोल है। फर्स्ट स्टेप इन आइडेंटिफाइंग कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर सेट बाय द मैनेजमेंट। यूटिलाइज कंपनी मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फ्लो चार्ट एंड मेक इंक्वायरी फ्रॉम ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। अब मैं एक एंटिटी में जा रहा हूँ, मेरे को क्या पता कौन कौन से कंट्रोल्स लगा रखे? तुम जो बोलो कि भैया सिस्टम दिखाओ, तुम्हारा क्या सिस्टम है, कैसे चलाते हो एंटिटी, बात करो उनसे, मैनुअल्स लो, पॉलिसीज प्रोसीजर्स सब मांगो। क्लियर है?
तब हम उन पॉलिसीज को चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा फिर क्या करेंगे हम, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो ऑडिटर नीड टू आस्क द राइट पीपल द राइट क्वेश्चंस फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। पता क्या होता है, आपको राइट पीपल भी मिल जाते हैं, राइट क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। आपका पर्पस सामने वाले को नहीं पता है, और जिसका कम्युनिकेशन वीक है वो कभी भी सही बात कर ही नहीं पाता। समझ में आ रही है ये बात? क्लियर है? आप सही सवाल नहीं पूछोगे तो आपको कभी भी सही जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। वो देखिए तुमने, आई रोबोट करके एक मूवी है, विल स्मिथ की। चलो ठीक है, छोड़ो, देखिए ना, वो 4 सीरीज के रहते हैं रोबोट, फिर 5 सीरीज के आ जाते हैं, वो कब्जा करने लग जाते हैं। चलो ठीक है, हाँ 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 हाँ, फिर विल स्मिथ को मारने की कोशिश करते हैं। चलो हाँ, बहुत ही पहले देखिए, चलो ठीक है। उसमें रहता है ऐसा, समझ में रहा कि आप जितना सवाल पूछते हो ना, आपको उतना ही जवाब मिलता है। अच्छा, वक्त मूवी देखिए, वो अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन वाली, और प्रियंका चोपड़ा वाली रहती है, और बोमन ईरानी की लड़की रहती है प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन का लड़का रहता है अक्षय कुमार, उनका जो नौकर रहता है वो रहता है राजपाल यादव, समझ में रहा है? तो उसको जितना बताओ वो उस हिसाब से ही पूछता है, और वो लिटरल ले लेता है सारी बातों को। हाँ, वो भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये वाला कैरेक्टर मैंने बस सुना है, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। चलो, तो ठीक है, तो यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, कैरेक्टर स्कोप एंड एफिकेसी, ascertain the character scope and effectiveness of internal control system, है ना। स्टडी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कौन अथॉरिटी है कौन नहीं है, फ्लो चार्ट देखो, एंड कंपनी मैनुअल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ठीक है, ये है कैसे इवैल्यूएशन करना है, समझ रहे हो। प्रॉपर रिव्यू एंड इवैल्यूएशन, accumulate information necessary for a thorough review and evaluation of internal control, written notes facilitate a systematic approach। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि रिटन में देख लेना कि रिटन हो, ठीक है। थॉरो रिव्यू और इवैल्यूएशन कर लेना, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फ्लो चार्ट, ये सब काम किया, बाकी तो सिर्फ साइड हेडिंग काम किए, अंदर एक्सप्लेनेशन कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है ना। इसके भी एमसीक्यू छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये अब ऐसा पैच आया जो कि इनमें से एक आ जाता है कभी, समझ में, बहुत बार पूछे गए, 4 है, समझ में, इनमें से कोई भी एक मेथड पर्टिकुलरली आ जाता है, ठीक है। अब देखो, एक इंटरनल कंट्रोल में रिव्यू कर रहा हूँ, मैंने मैनेजमेंट से बात करी कि हाँ भाई, क्या इंटरनल कंट्रोल कौन कौन से कैसे कैसे लगा रखे बताना जरा। अब मैनेजमेंट ने चालू करी बात करनी, समझ में रहे, तो उन्होंने पूरा एक निबंध लिखा, समझ में रहे कि देखो ये ट्रांजेक्शन हमारा ऐसा आता है, ये ऐसा ऐसा रिकॉर्ड होता है, फिर देखो यहाँ जाता है, फिर देखो यहाँ जाता है। समझ में आ रही है बात? नरेटिव समझते हो, जैसे कोई भी मूवी होती है तो उसमें बैकग्राउंड में वॉइस नहीं चलती रही होती, उसको अपन नरेशन बोलते हैं। कोई कवि अपनी पूरी कविता या पूरा एक वो जो बताता रहता है, दैट इज नरेशन। तो एक वो बोलता जा रहा है और वो पूरा का पूरा उसके हिसाब से ऑडिटर जितना कुछ हो सकता है वो नोट कर लेता है, ये कहलाता है नरेटिव रिकॉर्ड। हम पढ़ रहे हैं किस तरीके से ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करता है, तो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे कि ऑडिटर क्या कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू कर रहा है। क्लियर है ना, ठीक है। तो नरेटिव रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर a comprehensive description of system found in operation by the auditor। comprehensive description निबंध टाइप रहता है पूरा ये डिस्क्रिप्शन, डेवलप्ड आफ्टर एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन।
एक्चुअल टेस्टिंग से भी पता लग सकता है या क्लाइंट बता दे। सूटेबल फॉर सिचुएशन, अब कई बार क्या होता है ना कि छोटी एंटिटीज जो होती है ना, वहां पर कोई फॉर्मल सिस्टम होता नहीं है, क्लियर है? तो वहां पर कौन सा वाला तरीका होता है इंटरनल कंट्रोल को ऑब्जर्व करने का? उनको ये भी ना पता हो कि इंटरनल कंट्रोल बोलते किसको है। एंटिटी में जाओ तुम बोले कि कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल बोलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ। अरे समझ लो, ऐसे होता है। हम लोग जब जाते थे ना, तो जब भी इस तरीके की बातें पूछो ना, तो वो ऐसे ऐसे गूंगे बहरे से बन जाते हैं कि अरे भाई ये क्या होता है। और उसके बाद तो फिर ये ट्रेंड ही बन जाता है, क्योंकि भैया उनको हर साल ऑडिट कराना, तो उनको सब पता है। पर उनको पता है कि ये नया बंदा है, इसको नहीं पता होगा। तो जब तक तुम उससे वो वर्ड नहीं बोल दोगे, तब तक वो मना ही करता रहेगा। बहुत सारी एंटिटीज में ऐसा होता है। अरे सर, क्योंकि वो कोई भी रिकॉर्ड देने से बचते, कहते हैं अरे जबरदस्ती का सरदर्द बैठ जाएगा, और चार चीजें चेक करोगे तो और चार सवाल पूछोगे, जितना कम चेक करो उतना अच्छा। मैनेजमेंट का सीधा सा फंडा ये रहता है कि ऑडिटर को ज्यादा चीजें चेक करने दोगे तो वो ज्यादा डाउट निकाल के देगा, तो ज्यादा डिले होगा। जितना कम से कम चेक कर ले उतना सही है। समझ में आ रहा है? इसमें इंटेंशन भी फ्रॉड की नहीं, इसमें इंटेंशन सिर्फ सरदर्दी की है कि भैया सरदर्द ना हो जबरदस्ती। जब भी ऑडिट चल रहा होता है तो लेट तक रुकना पड़ता है अकाउंटेंट वगैरह को। ऑडिटर ने बोल दिया आज काम 8 बजे तक करेंगे, तो आज काम 8 बजे तक करेंगे, आज काम 9 बजे तक करेंगे, तो आज काम 9 बजे तक करेंगे। घर में फोन करते हैं सारे एम्प्लॉइज, यार लेट आएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा होता है, मतलब बहुत अलग लेवल पर चलता है। मतलब ऑडिटर डिसाइड करता है कि कब छुट्टी कर जाएंगे सब। हाँ, सबसे बुरे हाल होते हैं ऑडिटर के उस मामले में, कि उससे ज्यादा रिस्पेक्ट किसी की नहीं होती। समझ में आ रहा है? लेकिन उससे ज्यादा गाली भी कोई खाता, लेकिन किसी की दम नहीं, की मुंह पे कुछ भी बोल आ रहा है समझ? ठीक है, क्योंकि भैया पोजीशन तो पोजीशन है यार। क्लियर है? चलो, डिसएडवांटेज इसके क्या है यार, बिल्कुल क्लियर पता नहीं लगता। देखो, इंटरनल कंट्रोल, एक इंटरनल कंट्रोल 4 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पाता है कई बार। पर आपके पास, देखो इसके लिए ना पर्सपेक्टिव तुमको डेवलप करना पड़ेगा थोड़ा। तुमने प्रैक्टिकली कभी काम नहीं किया हुआ ना, इसलिए तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा हाइपोथेटिकल व्यू ही बनाना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त चीज है ये। इंटरनल कंट्रोल कोई एक होता है ना, उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव चाहिए, आपको नजर चाहिए। समझ रहे कि सिक्योरिटी गार्ड भी आपने लगाया हुआ है, तो आप सिर्फ अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं देख रहे, आपके आसपास क्या हो रहा है वो भी वो देख रहा है। समझ रहे? कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है तो वो देख रहा है, चोरी से बचा रहा है, मतलब 50 तरीके की चीजें हो सकती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब आप उसका वो लिख रहे हो ना कि हाँ हाँ ये इंटरनल कंट्रोल है, तो आपको उसको पर्पस, प्रोसीजर और पर्सपेक्टिव सबसे देखना पड़ेगा। नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हो सकता है वो दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा हो, आप एक ऑब्जेक्टिव से सोच रहे हो कि हाँ यार अनऑथराइज एक्सेस है, एग्जिस्टेंस वाला होगा, तो आपने सिक्योरिटी गार्ड देख लिया। समझ में आ रहा है? लेकिन हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड को एक और काम दे रखा हो उन्होंने। समझ में आ रहा है कि जितने एम्प्लॉयज आएंगे उनका भी देख लेना कि अटेंडेंस रिकॉर्ड लगा है नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड जब किसी एम्प्लॉय को अंदर आते हुए देखता है तो कहता है कि नहीं नहीं, पहले तुम ये लगाओ, अटेंडेंस लगाओ। तो दो कंट्रोल हो गए ना अपने आप ही। समझ में आ रहा है? तो जब तक थॉरोली वो नहीं देखेगा, तब तक हो सकता है कि उसका कुछ कुछ प्रोसीजर जो है वो ज्यादा हो जाए। इंटरनल कंट्रोल जितने पता लगा लेगा उतना अच्छा रहेगा। समझ गए क्या? क्लियर है? ठीक है ना? तो suitable for situation where no formal control system exists, especially disadvantage क्या है? Difficult to comprehend the system in operation। तो पूरा सिस्टम जो है ना वो समझ में एक बार में नहीं आता, नरेटिव फॉर्म में है, टाइम लग जाएगा बहुत, इतना टाइम ऑडिटर लगाता नहीं है। चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग वीकनेस और गैप्स, उसमें क्या होता है ना, ये बताने का तरीका है, मतलब जिस तरीके से वो नरेटिव में होता है तो हमको ये पता लगता रहता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्टिव वो पूरा करता है, लेकिन उसमें गैप आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस कंट्रोल का पूरा फुल ऑपरेशन मुझे पता नहीं है। क्या होता है ना, देखो छोटी एंटिटीज में किस तरीके से चलता है काम। ठीक है, कि जब भी कोई काम पड़ा तो किसी एम्प्लॉय को ले आया और लगा दिया। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जब भी कोई काम पड़ा तो किसी एम्प्लॉय को लेकर के आए और लगा दिया, लेकिन जो क्या काम करेगा, हो सकता है कि वो सही से डिफाइन ना हो, तो हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा ना हो।
इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। तो ये डिसएडवांटेज है नरेटिव रिकॉर्डिंग, डिफिकल्टी इन इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस ड्यू टू मैन पावर रिशफलिंग। ठीक है ना। अब क्या होता है छोटी एंटिटी में ये कि एक इंटरनल कंट्रोल में एक बंदा ऑपरेट कर रहा था, उसकी सिचुएशन चेंज हो गई तो उसका जॉब ट्रांसफर हो गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, तो वो बस चला अलग तरीके से रहा है। याद रखो जो आईटी कंट्रोल्स रहते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो कंट्रोल्स रहते हैं उसमें बंदे बदल जाए तो उतना फर्क नहीं आता, पर मैनुअल कंट्रोल में अगर बंदे बदल जाए तो सिस्टम ऑपरेट करना ही एकदम अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है पहले अच्छे से ना चलता हो, अच्छे से चलने लग जाए, या पहले अच्छे से चलता हो और अब बकवास हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सब डिसएडवांटेजेस। ये पहला तरीका है, कौन सा वाला है, नरेटिव रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है ना। ये काय के तरीके हैं, ये तरीका है इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने। समझ में आ रहा है। ये जो दूसरा तरीका ये बहुत खास है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये चेकलिस्ट वाला तरीका। ठीक है, चेकलिस्ट का तरीका ये होता है कि आप इंटरनल कंट्रोल पता कैसे चेक करते हो, आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हो इस तरीके से जिसमें कि आंसर यस और नो में दिया जाए या नॉट एप्लीकेबल। समझ रहे हैं। तो ये चेकलिस्ट बनाने का काम फिर क्या हो गया, हाईली स्किल बंदा ही कर सकता है, तो मेन ऑडिटर ही ये काम करता है। ठीक है, इसमें होता ही है कि सवाल ऐसे पूछे, क्या ये काम करता है आपका इंटरनल कंट्रोल, हाँ या ना। क्या इंटरनल कंट्रोल ये देख लेता है, हाँ या ना। क्या इंटरनल कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव हम खुद से सोच रहे हैं, पूरे सवाल का फॉर्मेट आप सोच रहे हो किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है कि जवाब हाँ या ना में आए, और बस हाँ 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 है तो मतलब सही, और जितने ना है मतलब कि उतना वीक है। बोलो, समझ गए हो क्या, क्लियर है। वो थोड़ी सी खिड़की खोल दे, थोड़ी सी और खोल दे, ले। ठीक है, चलिए अगली बात। ठीक है ना, देखो ये एग्जांपल देखो, वो उसके ऊपर जाएगी। अरे चलो ठीक है, सुन। तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस फॉर ऑडिटिंग स्टाफ टू फॉलो और आंसर। क्लियर है। फिर क्या है, स्टाफ इनिशियल्स द स्पेस अगेंस्ट द कंप्लीटेड इंस्ट्रक्शन आंसर यूजुअली रिकॉर्डेड एज यस नो और नॉट। क्लियर है। एग्जांपल देखो, टेंडर्स कॉल किए जाते हैं। क्या टेंडर कॉल करना मतलब, फर्नीचर ऑर्डर करना है तो पहले 4 लोगों से पूछो। ठीक है, फिर परचेजेस मेड बेस्ड ऑन रिटन ऑर्डर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परचेज ऑर्डर फॉर्म, प्री नंबरिंग ऑफ परचेज ऑर्डर फॉर्म। मतलब 1 2 3 4 है कि नहीं, क्योंकि कोई एक रैंडम कोई परचेज ऑर्डर ही गायब कर दे, कोई कुछ चीज खरीद ले उसके बेस पे, तो पूरा सीक्वेंस में होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट मेंटेन इंडिपेंडेंटली ऑफ कस्टडी, मतलब कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वाला कंट्रोल। आप देखो इन सारे सवालों के जवाब कैसे, यस और नो। समझ गए। इससे मुझे पता लग जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या नहीं। पर्पस ऑन द जॉब टूल है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एलिमेंट्स, और ये बनाता कौन है, प्रिंसिपल या मैनेजर या सीनियर, टू असेस द एग्जिस्टेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ। इसको मॉड्यूल में देखना जरा कितना बड़ा है, क्योंकि ये डिटेल्ड होता था पहले तो बड़ा।
ग्रुप टेस्ट के हिसाब से लिखा सीधे सीधे लोग शुरू कर सकते हैं। आज इतना ही। हाँ चलो बताओ व्हाट इज नरेटिव रिकॉर्ड इन ऑडिटिंग। Comprehensive description. ठीक है what might a narrative record be recommended, why might a narrative record be recommended for a small business? Small business does not need control system. Comprehensive understanding is so small. मतलब देखो इसका है तो भी लेकिन वो लिखा गलत तरीके से है कि चैलेंजिंग है उससे तो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है बाकी हाँ मतलब ये रीजन नहीं है कि वो चैलेंजिंग है ना रीजन ये कि दैट इज द ओनली वे अवेलेबल नॉर्मली नहीं उसका बी ऑप्शन का मतलब क्या है? यहाँ गलत तरीके से आ गया ना उसका मीनिंग ये बनाए हुए हैं ना सारे तो वो थोड़ा सा गलत जा रहा है मेरे को भी सही है। सही क्यों लग रहा है चैलेंजिंग है इसलिए हाँ मतलब पूरा सिस्टम को ओवरऑल देखना चैलेंजिंग है इससे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो यही तो गलत है ना मतलब कि चैलेंजिंग है इसलिए थोड़ी ना अपन कर रहे हैं अपन तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कुछ तो भी ऐसा देखेंगे ना ऑर्डर पर्सनल अपने गोल थोड़ी अचीव करने जा रहे हैं कुछ जीतना थोड़ी है ठीक है तो ठीक है मतलब वही है चलो ठीक है वाइज व्हाट इज चेकलिस्ट Series of instructions or questions for auditing staff. Yes, no, or not. सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑडिटिंग स्टाफ ठीक है चलो फोर्थ का Yes, no, or not. क्लियर है कौन बनाता है प्रिंसिपल मैनेजर